सपोर्ट भी मिल रहा है, ऑर्डिनेंस तो पास किया था सेंटर ने उसके खिलाफ, तो शरद पवार जी से भी मिलेंगे, एनसीपी सपोर्ट करेगी? अभी तक हम उनकी और पवार साहब की मीटिंग हुई नहीं। मैंने कहा कि साहब ने मुझे भी मैसेज दिया है कि उस दिन तू भी उस मीटिंग के लिए आना है, तो मैं जाऊंगा। तब हम वो क्या बात करते हैं, क्या उनका रवैया है, वो देखेंगे, उनके बारे में सोचेंगे। और हम तो वहाँ सुनने का काम करेंगे। पवार साहब भी उसके बारे में पार्टी का जो भी लाइन है, पार्टी की लाइन क्या होनी चाहिए, उसके बारे में खुद पवार साहब उनके साथ बात करेंगे। हिंदी में जानना चाहिए, आज त्र्यंबकेश्वर में बीजेपी महाआरती कर रही है और कह रही है वहां पर हिंदुओं की जनसंख्या कम करने का एक षड्यंत्र चल रहा है, उसके पीछे महाविकास अघाड़ी काम कर रही है। ऐसी महाविकास आघाड़ी कहीं भी षड्यंत्र नहीं कर रही है। हमारा सबको साथ लेने का हमारा काम है। जो शाहू फुले अम्बेडकर जी ने बताया है, उसी रास्ते से हम जा रहे। हमारे युग पुरुष छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने जो बताया है, उसी रास्ते से हम जा रहे। ये सेक्युलर देश है, उसी हिसाब से देश में काम होना चाहिए, ऐसा हमारा कहना है। दादा, जयंत पाटिल की कल 11 घंटे लंबी पूछताछ होना कैसे देखते हैं, और खास करके एक के बाद एक एनसीपी के करीब करीब सभी नेताओं को नोटिस और समन था? वो अधिकार केंद्र सरकार के जो जिनको इंक्वायरी करने का अधिकार है, वो एजेंसी का है, स्टेट के एजेंसी का है। वो उनके हिसाब से काम कर रहे हैं। उनके उसके बारे में हमें किसी को भी कुछ सवाल पूछने के बाद हम उसमें सहयोग करते हैं। क्या महाविकास अघाड़ी को टारगेट किया है, पॉलिटिकली टारगेट किया जा रहा है? या आपने सोचना चाहिए किया है या नहीं किया है। सब लोग देख रहे हैं, सब लोग ठीक ठाक देखने के बाद लोगों को कोई पता चलता है किस एंगल से ये चालू है। दादा, महाविकास अघाड़ी की आपस में जो सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर किस तरीके की चर्चा हुई, और खास करके आज कांग्रेस की कोर कमेटी की बैठक है, उनका कहना है कि उनको भी उसी स्तर पर मिले, सीटें मिले और बराबर बराबर होने से ज्यादा कम न हो। हर एक को अपने अपनी राय रखने का अधिकार है। हर एक पार्टी राय रखेंगी। अंतिम निर्णय तीनों पार्टी के मेन लीडर फाइनल अथॉरिटी लेंगे। क्या 16-16-16 का जो फॉर्मूला था, ऐसा बिल्कुल फॉर्मूला नहीं है। पहले हमारी बात हुई कि 25 जो जगह खाली है, सीटें खाली है, उसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। 48 में से 25 सीट्स जो खाली है वो, और वो उसका जो कौन 25 में से कौन कांग्रेस को कितनी उसमें मिलनी चाहिए, एनसीपी को कितनी, और शिवसेना उद्धव ठाकरे जी को कितनी, वो होने के बाद 23 के बारे में चर्चा होगी। दादा, नवाब मलिक हमेशा समीर वानखेड़े को लेकर कहते थे कि करप्शन हो रहा है वहां पर, जानबूझ करके एक ऑफिसर कुछ लोगों को फंसा रहा है, लेकिन उस समय में बीजेपी के लोग जाकर प्रोटेस्ट करते थे समीर वानखेड़े के समर्थन में। अब सीबीआई और एनसीबी दोनों ने मामला रजिस्टर करके दोनों इंक्वायरी कर रहे हैं, इसको कैसे करें? अभी सीबीआई इंक्वायरी कर रहे हैं। सीबीआई की इंक्वायरी पूरी होने के बाद पूरा क्या मामला है वो सबके सामने आ जाएगा। अभी इंक्वायरी चालू है, इसके लिए हम उसके बारे में ज़्यादा बात करने की मुझे ज़रूरत नहीं। लेकिन तब के नवाब भाई के जो भी उन्होंने कहा था, ये बहुत कुछ सही निकल रहा है, ऐसा सीबीआई की तरफ से सुनने को मिलता है। 2000 का नोट बंद करने का सरकार ने फैसला लिया कि 30 सितंबर के बाद हम बंद कर देंगे। इस फैसले को कैसे देखते हैं, क्योंकि आज से करेंसी बदलनी शुरू हुई है? ये आरबीआई का अधिकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार है, फाइनेंस डिपार्टमेंट का अधिकार है, सेंट्रल का। लेकिन मेरा इतना ही कहना है कि 2000 की नोट बंद करने का जब उन्होंने डिक्लेयर किया, तब से ही नोट बंद होनी चाहिए थी। 4-4 महीने नोट वापस करने को जरूरत नहीं थी। तो वो तो पूरा पैसा जिनके पास है, एक तो गरीब के पास, मिडिल क्लास के पास 2000 की नोट रहती ही नहीं, और थोड़े बहुत उनके पास रहेंगे तो वो तुरंत वापस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लेकिन जिनके पास ब्लैक मनी हम कहते हैं, वैसा बड़ा पैमाने पे
ब्लैक मनी जिसके पास है वो पैसा लोगों को गवर्नमेंट को मिलना चाहिए था, आरबीआई को मिलना चाहिए था। वो 4 महीने तक टाइम दिया है, उसमें मिलेगा ऐसा मुझे नहीं लगता। अरविंद केजरीवाल मुंबई आ रहे हैं, शरद पवार से मुलाकात करेंगे, उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे, लगातार ये दूसरी मुलाकात है। इस तरह से राज्यसभा में भी वो अपना पासपोर्ट पोस्टिंग को लेकर समर्थन मांग रहे हैं। इस दौरे को किस तरह देख रहे हैं? लगातार वहां से हो रहे हैं। हर एक अपोजिशन लीडर को अलग अलग स्टेट के चीफ मिनिस्टरों को कोई भी जगह जाके किसी को भी मिलने का पूरा अधिकार है। या उद्धव जी को और पवार साहब को मिलने के लिए 24-25 को 2 दिन के मुंबई टूर पे अरविंद केजरीवाल और उनके पंजाब के चीफ मिनिस्टर और कोई उनके साथी राज्यसभा के मेंबर आने वाले हैं, ऐसे मुझे मालूमात मिली है। तो आने के बाद पवार साहब के साथ मीटिंग होगी, तब मैं भी वहाँ रहूँगा। मुझे भी साहब ने कहा है, बाकी भी हमारे साथियों को साहब ने बताया होगा, चाहे जयंत पाटिल और इतर लोगों को। तो आने के बाद वो क्या राय रखते हैं, कौन, केजरीवाल जी और उनके दूसरे पंजाब के चीफ मिनिस्टर, उसके बाद पवार साहब उनका क्या कहना है, पार्टी का क्या कहना है, अपोजिशन वालों ने क्या करना चाहिए, उसके साथ उसके बारे में बातें होगी। दादा, जिन पार्टियों को अरविंद केजरीवाल अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत में पहले से गालियां देते रहे, उनको करप्ट कहते रहे, आज उन्हीं पार्टियों के साथ जाकर वो कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। चाहे महाराष्ट्र में देख लें, कांग्रेस के साथ जाना चाह रहे हैं, दिल्ली में बैठक कर रहे हैं, महाराष्ट्र आ रहे हैं, दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की इस राजनीति को आप किस तरह से देखते हैं? उन्होंने जब एलिगेशन की तब वो पॉलिटिक्स में नहीं थे, वो पॉलिटिक्स में नहीं थे। उन्होंने शुरू में वैसा एलिगेशन किया, तब वहाँ मेरे ख्याल से आंदोलन चालू था दिल्ली में और इंडिया गेट पे। तो उसके बारे में वो स्टेटमेंट होने के बाद वो चीफ मिनिस्टर बने 5 साल, फिर वापस वो रिपीट हुए चीफ मिनिस्टर के नाते, और फिर उनको इतने सालों में पता चला होगा कि क्या है सही है क्या गलत है, समझे ना। तो कभी कभी ऐसा होता है, जैसे कल आशीष शेलार जी ने जो बताया वो मणिपुर का, वो गलत था, वो मीडिया ने दिखाया कि वो कैसा गलत है। कभी कभी ब्रीफिंग अलग तरह से हुआ, तो ब्रीफिंग होने के बाद आप जो स्टेटमेंट करते कि वो ब्रीफिंग के हिसाब से करते। आपने किसके ऊपर भरोसा रखना चाहिए और किसके ऊपर भरोसा नहीं रखना चाहिए, वो हर एक का अधिकार रहता है। मतलब आप भी मान रहे हैं कि राजनीति में आने के बाद केजरीवाल में बदलाव आया है? तो बदलाव नहीं, वो सवाल उनको पूछना चाहिए। मैंने उसके बारे में मुझे जो कुछ लगता है मेरे मन को, वो मैंने आपके सामने रखा है। मेळावा नाही झाला, कार्यकारिणी झाली। त्याच्यामध्ये बोलताना राज्यामध्ये कर्नाटक पार्टी चालणार नाही, फक्त मोदी पार्टी चालणार। ठीक आहे, त्यांना तसं वाटतं। त्यांच्या कार्यकर्त्यांना कर्नाटकची निवडणूक जाऊन 4-5 दिवस झाले, त्यांना नाउमेद होऊ नये, ते खचू नये, त्यांना जरा मॉरली सपोर्ट मिळावा म्हणून असं बोलावं लागतं। सागर, ही राजकारणातलं भाग आहे, त्याच्यामुळं ते तसं बोलणार। आता आम्ही कुणी तसं बोललो तरी शेवटी मतदार राजाच्या हातात आहे। यावेळेस एक्झिट पोल सगळ्यांचे पोल मोडून पडले गेले, काय दाखवत होते की कुठंतरी थोड्या मतांनी काँग्रेस येईल। काँग्रेस तर चांगली मेजॉरिटीने आली, म्हणजे सुरुवातीला निकाल लागत असताना तुम्हीच मीडियामध्ये दाखवत होता की तुम्ही म्हणजे वेगवेगळे चॅनल, तुम्ही पर्टिक्युलर तुमच्यावर घेऊ नका, वेगवेगळे चॅनल की विमानं तयार ठेवलेले, इथून हैदराबादला घेऊन जाणारे का, तर 110, 112 असा आकडा राहिला असता किंवा 100, तर मग कुणाची तरी मदत घ्यावी लागली असती। त्याच्यामुळे त्यांनी तशी सुरुवात केली। पण ज्यावेळेस आकडा 135च्या पुढे गेला, विमानं गेली, हैदराबाद गेलं, सगळं गेलं, बेंगलोर आहे की बेंगलोर, कारण ते दुसरे जे त्याच्यात अपोजिशन होते ते तर 65 वरच थांबले। त्याच्यावर त्यांना 50% मिळवणं
दुरापास्तच होतं. शेवटी कसं असतं, त्या त्या वेळेसची परिस्थिती बघून लोकांना निर्णय घ्यावे लागतात. काही तासांनी परिस्थिती बदलली की मग आपोआप त्याच्यामध्ये चेंजेस होतात. हे आपण आता परवाच मी उदाहरण तुम्हाला दिलं. दादा, बीजेपी 30 मई से 30 जून तक 1 महीने का एक कार्यक्रम चला रही है, मोदी एट 9। मतलब 9 सालों में मोदी ने जो डिसीजन लिए उनको लोगों तक लेकर जाएगी। क्या उसमें जो एथनिक डिसीजन हुए कुछ वो भी आपकी उनका जो अधिकार है, उनकी पार्टी है, उनकी पार्टी मोदी साहब के नाम के ऊपर ही उन्होंने देश में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के नाते देश में कमांड संभाली है दो दफा, यानी 2014 2019, बराबर है। तो इसीलिए उनको ऐसा लगा होगा कर्नाटक का नतीजा आने के बाद कि अपने को 9 साल में जो भी काम किया है वो लोगों को दिखाना चाहिए, क्योंकि लोगों की शॉर्ट मेमोरी रहती है, इसीलिए बार बार उनको याद लाना चाहिए। वो जैसे वो लाने की कोशिश करेंगे वैसे अपोजिशन वाले भी लाने की कोशिश करेंगे। 2014 में गैस सिलेंडर का रेट 400 रुपया था, अभी कितना रुपया हुआ है? 2014 में पेट्रोल 70 रुपया था, अभी कितना है? 2014 में या डॉलर का रेट कितना था, अभी कितना है? सब वो उनके हिसाब से दिखाएंगे, अपोजिशन वाले उनके हिसाब से दिखाएंगे। फिर वोटर सोचेंगे क्या सही है क्या नहीं है, फिर वो जाके बटन दबाएंगे। 25 को इमरजेंसी के कुछ वीडियो क्लिप्स भी बीजेपी तैयार कर रही है। हुआ ना, इमरजेंसी 1975 में आई थी, 75 के 25 साल के बाद 2000, उसके बाद 23 साल, 48 साल हो गए। वो जनरेशन कहाँ से कहाँ गई? अभी नई जनरेशन तब पैदा भी नहीं हुई थी इमरजेंसी के जमाने में। वो बहुत पब्लिक बहुत आगे वाली है, ये पब्लिक है, सब जानती है। धन्यवाद।